स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का इकाई 4 जो है जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और ये हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, स्पेशली जो बिहार बोर्ड का है उसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर का आधा हिस्सा समाप्त कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिहार में आंदोलन का प्रसार। प्रसार मतलब होता है फैलाना। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलाना या फैलना। और बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ था उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कोई समुद्र नहीं है, नदियां हैं लेकिन समुद्र नहीं है। तो यहाँ पे एक टैक्स लगाए थे अंग्रेजों ने, चौकीदारी टैक्स। जैसे कि आपके गांव में चौकीदार रखे जाएंगे। चौकीदार आप लोग समझते हैं ना? चौकीदार भोजपुरी में क्या बोलते हैं? चौकीदार बोलते हैं। तो खैर आजकल के जो चौकीदार हैं उन लोगों का काम गांव में अब नहीं रहता, वो लोग गांव में नहीं घूमते हैं। लेकिन पहले, आज से 25-30 साल पहले तक एक सिस्टम था कि इन चौकीदारों की बहाली हुई थी गांव की सुरक्षा के लिए। ये लोग रात भर गांव में घूमते थे ताकि किसी के घर में कोई चोरी ना हो, क्योंकि पहले चोरियां बहुत होती है घर में। आजकल चोरियां अब नहीं होती है। अब जो चोर डाकू है सीधे बैंक में डाका डालते हैं। अब वो 10, 20, 50, 100 के फेर में नहीं रहते हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो चोर थे वो हड़िया बर्तन सब चुराते थे। तो इन सब की रखवाली के लिए चौकीदार की बहाली होती थी, और ये लोग चौकीदार रात भर आपके गांव में घूमते रहते थे और बोलते रहते थे, जागते रहो जागते रहो। मतलब आवाज देते रहेंगे ताकि चोर न आए। तो चौकीदार अंग्रेजों ने बहाल किया, लेकिन कहा कि इसका जो महीना, इसका जो, आखिर कोई भी काम करेगा तो पैसे पे ना काम करेगा, तो उसका वेतन देने के लिए लोगों पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। लोग बोले भाई पुलिस का बहाल तुम कर रहे हो, पैसा आदमी देगा। लोग इसका विरोध करने लगे, क्योंकि सरकार अगर कोई एग्जाम कराती है, किसी को नौकरी देती है, तो क्या गांव के लोगों से पैसा वसूल के दिया जाएगा? उसका वेतन कोई देगा? नहीं देगा। तो इसका विरोध होने लगा, और इसका नेतृत्व कर रहे थे सिवान जिले में गंगा प्रसाद राय। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, उसके बाद क्या कीजिए, बाई, मोकामा, बढ़हरिया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल का आयोजन किया। यानी छपरा में क्या हुआ, जो कैदी समझते हैं ना, जो जेल में रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, नंगा रह जाएंगे लेकिन विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, और नंगा हड़ताल हुआ था। समझ रहे हैं ना बात को? विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। यानी शुरुआत की थी हसन इमाम ने, उनकी पत्नी ने, श्रीमती का समझ रहे हैं ना, और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जारी रखा किसने? विंध्यवासिनी देवी ने। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया। और गया में किसने इसके विरोध में चलाया? तो चंद्रावती देवी। तो ये हो गया चौकीदारी टैक्स के विरोध में आंदोलन। अगला टॉपिक है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट, अब आइए इसको समझते हैं, ये क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार सम्मानित करने के लिए बाध्य किया।
यानी कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो था, अब अंग्रेजी सरकार को यानी अंग्रेजों को ये मजबूर कर दिया कि अब समझौता क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। समझौता समझते हैं ना आप लोग, मतलब कि बातचीत, एक दूसरे का बात मानना पड़ेगा। शुरू में गांधी जी इरविन के पास गए थे अपनी 3 मांगों को लेकर के, लेकिन इरविन उनसे बात तक नहीं किया था, उनको भेज दिया था गेट पर से। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलन पूरे देश स्तर पर बड़ा हो गया, तो इरविन को डर हो गया कि भाई अब काम खराब रहे, अब गांधी से बात करना पड़ेगा। सरकार को गांधी के साथ समझौता बातें करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट को किसके नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता, क्योंकि दिल्ली में गांधी जी को बुलाया गया, इरविन ने बुलाया, और इन दोनों के बीच क्या हुआ, बातचीत हुआ, कुछ समझौते हुए, और उसी का नाम रखा दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। और ये जो वार्ता हुई थी बाबू, समझौता हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। गांधी जी निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था तथा गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया, परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था। अतः 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। देखिए, यहाँ पर भी अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ धोखा कर दिया। गांधी जी बेचारे सीधे साधे व्यक्ति थे। इरविन बुलाया, बातचीत किया कि ठीक है, आपकी जो भी मांग है मैं उसे पूरा करूंगा। गांधी जी बोले, जब तुम मेरी मांग पूरी कर रहे हो तो भाई हमको क्या दिक्कत है, हमको तो इसी से मतलब है। उन्होंने क्या किया कि 1931 में दिल्ली समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। लेकिन वो जो बात माना था और उस बात पर जो वो साइन कराने के लिए गोलमेज एक सम्मेलन था उसमें गए, तो उस पर वहां पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। मतलब ऐसा उनके साथ बिहेव किया गया कि मतलब गांधी जी को लगा कि रे भाई, ये तो कोई लग रहा है ऐसे बिहेव कर रहा है, कोई बातें नहीं हुआ है। इरविन बोला है कोई बात हमारे बीच नहीं है, कोई समझौता नहीं है। अब गांधी जी वहां से दुखी होकर फिर आकर क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किए। लेकिन कहा जाता है ना कि जोश एक बार शांत पड़ जाए फिर उठने में समय लग जाता है, वो नहीं उठता है। और फिर लोगों ने साथ नहीं दिया गांधी जी का, क्योंकि एक तो पूरे जोश के साथ आए थे, गांधी जी ने बंद कर दिया, फिर चालू किया, तो लोग उतना उत्साह पहले जैसा नहीं दिखाए। और गांधी जी को जब लगने लगा कि इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वे खुद 1934 में क्या किए, उस आंदोलन को बंद कर दिए। दूसरा कारण था दमन करना। यहाँ पे एक शब्द देखिए बार बार कह रहा है कि जो अंग्रेज थे वो दमन कर रहे थे, दमन का सिलसिला तेज हो गया था। दमन क्या होता है? दमन का अर्थ होता है मारना, हत्या करना। अंग्रेज खोज खोज कर जो भी उनको पता चलता था कि फलानवा जो है क्रांतिकारी है, इसके चलते लोग इसके फैन बनते जा रहे हैं, ये फेमस होते जा रहा है, उसको मार देते थे। इसको दमन करना कहते हैं। और यही टाइम था भगत सिंह का और यही टाइम था चंद्रशेखर आजाद का। इसी टाइम में भी उनको भी मारा गया था। तो अंग्रेजों का लास्ट में ज्यादा बहुत लोगों उसने मारा था इस टाइम में, क्योंकि वे लोग पगला गए थे। इनको लग गया था कि यहां से हम टिकने वाले, किसी तरह चाहते थे कि दबा करके अपना काम निकाल लें, लेकिन हो नहीं पाया। और दुर्भाग्य इनका कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध और ये पूर्णतः बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटिश जो था वो खुद अपने देश में ही खाने पे दुभर हो गया। भूखमरी से लोग उसके देश में मरने लगे, वो स्थिति हो गई थी। मजबूरन उसने पूरी दुनिया को, लगभग सभी देशों पर वे राज किए हैं।
सभी देश को आजाद करके उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि खुद उनका देश अब खतरे में पड़ गया था। तो टाइम आता है, अत्याचार अगर कोई भी करता है तो अत्याचार का समय जो होता है वो ज्यादा दिन का नहीं होता है, कभी ना कभी समाप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। परिणाम समझते हैं, रिजल्ट। आखिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ इसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया, तो आइए उसको पढ़ते हैं। पहला है, इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन समझते हैं ना, गरीब और अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। मतलब ये जो आंदोलन था इसमें महिलाएं, मजदूर, शहर, गांव, गरीब, अनपढ़, सभी टाइप के लोग आंदोलन में शामिल थे और ये बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि हमारे देश में अगर गुलामी थी तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वे गुलामी और आज़ादी में अंतर नहीं समझ पाते थे। तो एक कारण ये भी था हमारा देश गुलाम रहने का। तो गांधी जी को इस बात की खुशी हुई कि लोग इतना तो समझ गए कि वे गुलाम हैं, इतना तो समझ गए कि अंग्रेज उन पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, और इतना समझ गए हैं तो आगे कभी न कभी हम जीत हासिल जरूर करेंगे। तो इस आंदोलन का पहला फायदा यही हुआ कि सभी लोग जागरूक हो गए। दूसरा था, इस आंदोलन के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, कई जातियों में, कई धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन इस आंदोलन के बाद से चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के लोगों में, सभी जाति के लोगों में ये भावना तो जरूर पैदा हो गई कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, अंग्रेज हमें बर्बाद करने वाले हैं, अंग्रेज किसी भी सूरत में हमारे लिए सही नहीं है। ये बात लोगों को समझ में आ गई थी। तीसरा था, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। गांधी जी को यह बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें मजदूर, गरीब, हर प्रकार के लोग शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात है, जिन महिलाओं को समाज में कुछ भी नहीं समझा जाता है, बात अभी की नहीं हो रही है, बात उस समय की हो रही है, समाज में महिलाओं को जीरो मात्र भी वैल्यू नहीं दिया जाता था, आज वो महिलाएं इतना समझदार हो चुकी हैं कि समय आने पर अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इन महिलाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई है, ये अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और ऐसा जब किसी महिला के अंदर, अपने देश की महिलाओं के अंदर अगर ऐसी भावना आ गई तो चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसे परास्त होना ही पड़ता है। जहां का बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, हर व्यक्ति विरोध में आ जाए तो सामने वाला ज्यादा देर टिक नहीं सकता है। आज कोई भी आदमी सरकार चलाता है तो वो किसके दम पर चलाता है? क्या उसमें केवल पुरुषों की भागीदारी होती है? उसमें महिलाओं की, पुरुषों की, वृद्धों की, हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के लोगों की जरूरत उसमें पड़ती है, तब जाके एक सरकार बनता है। लेकिन अगर सारे लोग विरोध में आ जाएं तो क्या किसी की सरकार बनेगी? नहीं बन सकती है। तो अंग्रेजों को भी ये डर हो गया कि भाई अब खतरनाक टाइम आ गया है। पहले क्या था कि 2 आदमी, 4 आदमी, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ऐसे लोग
दो चार आदमी 10 आदमी थे जो विरोध करते थे। रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, ऐसे लोग थोड़े बहुत लोग थे। लेकिन अब की बार जो था, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी विरोध किया था। और ऐसी परिस्थिति जब आ जाए तो कोई भी ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता है। चौथा है, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। अब इसमें देखिए क्या होता है कि लोगों ने आर्थिक बहिष्कार किया, यानी कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं, जो अंग्रेजों के यहां से मंगाई गई वस्तुएं हैं, उसका लोगों ने क्या करने लगा, विरोध होने लगा कि भाई हमें तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। अब अंग्रेजों का सामान बिकना भी कम हो गया तो उन लोगों को आर्थिक दिक्कत होने लगा, पैसे में कमी आ गई, क्योंकि मूल रूप से अंग्रेज जो थे वो क्या थे, व्यापारी थे, और उनको व्यापार में नुकसान होने लगा। पांचवा है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलनों में नहीं था। इस आंदोलन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान किया गया। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। यानी जो तरीके इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उतने तरीके प्रयोग नहीं हुए थे जितने तरीके इस आंदोलन में हुए। इसमें अखबार का प्रयोग किया गया, मीडिया का प्रयोग किया गया, जगह जगह सेना बनाई गई जैसे कि बानर सेना, मंजरी सेना, जगह जगह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी समझते हैं आप लोग, अक्सर स्कूल में निकलता है 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई फंक्शन होता है तो आप लोग भी कई बार गए होंगे। स्कूल के माध्यम से लाइन लगाकर पूरे बाजार में घूमना, चारों तरफ एक एरिया बांट दिया जाता है, या कभी कभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा मानव श्रृंखला निकाली जाती है। तो वो प्रभात फेरी भी उस समय हुआ था अंग्रेजों के विरोध में। 6 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। यानी मजदूर, श्रमिक मतलब मजदूर और कृषक मतलब किसान। किसान और मजदूर दोनों इसमें थे, इस आंदोलन में किसान भी थे और मजदूर भी थे। 7 नंबर है, इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। 8 नंबर है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। जो ही बताया गया कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, पहली बार अंग्रेजों ने मैंने अच्छे से कांग्रेस से, यानी गांधी जी भी कांग्रेस के थे, क्योंकि पहले ही बताए हैं कि एक ही पार्टी थी भारत की, कांग्रेस। तो पहली बार मतलब वो लोग थोड़ा बराबरी का बात किया था कि हाँ, जितना अधिकार आपका रहेगा उतना अधिकार हमारा रहेगा, दोनों मिल के शासन करेंगे। आजाद में इंडिया के होंगे, आजाद में इंग्लैंड के होंगे। लेकिन बाद में इरविन फिर अपनी बात से क्या हो गया, पलट गया, बात को नहीं माना। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को एक नया आवाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बन गया। और इस तरह हमने ये जाना कि 1914 के बाद कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन हुए अभी तक। अब जानेंगे कुछ आंदोलन हैं जो छोटे स्तर पर भी हुआ था। एक एक करके 2 4 5 आंदोलन है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहला आ रहा है किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। अब आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। बार बार अकाल पड़ रहा था। अकाल समझते हैं? मतलब प्राकृतिक आपदा। कभी कभी इतना ना बारिश हो जाना कि बाढ़ का आ जाना, फसल बर्बाद हो गए। और कभी कभी बारिश का ही ना होना तो क्या आ गया?
सुखाड़ आ गया, उसमें भी फसल क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो अकाल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो था वो काफी मतलब त्रस्त था। त्रस्त मतलब चारों तरफ मतलब लोगों के अंदर दुख ही था, चिल्लाहट ही थी, रोना ही था। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। अब बताइए, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा तो आदमी जिंदा रहेगा? कई किसान, कई मजदूर भोजन के अभाव में मर गए। 1876 से 78, 1896 से 97, 1899 से 1900 के भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि कर नीति का क्या फल होता है। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप भू स्वराज्य नीतियों परिवर्तन और विभिन्न टिनेसी एकर पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। यानी अंग्रेजों के द्वारा कुछ नियम बने थे किसानों के लिए, लेकिन उससे कोई अंग्रेजों को फायदा नहीं हुआ, लोग मरते रहे लगातार। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 के बाद प्रारंभिक 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। यानी आप लोग को पहले ही बताया गया है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। शुरुआत का जो 15-20 साल था वे लोग किसानों के लिए कोई आंदोलन या कोई भी बात नहीं किए, कांग्रेस भी नहीं बात की। हालांकि कांग्रेसी अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। अगर किसान के लिए सबसे पहले किसी ने कुछ किया तो वो कौन थे जी? महात्मा गांधी। जब ये आए, पदार्पण का अर्थ समझते हैं? जब इनका एंट्री हुआ इंडिया में 1915 में, उसके बाद से किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहले किसानों के बारे में ही सोचे थे। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया इस प्रकार थे। पहला किसान आंदोलन था 1917 में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था चंपारण आंदोलन। आप लोगों को पता है, पहले ही बताया गया है कि गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे? चंपारण ही गए थे, और वहां से वो किसानों के लिए आंदोलन किए थे, और उसी का नाम क्या रख दिया गया है? चंपारण आंदोलन। चलिए उसको देखते हैं। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। नील समझते हैं ना, कपड़ा में जो लगता है। तो अंग्रेज कहते थे कि आप लोगों को केवल नील की खेती करनी है। किसकी खेती करनी है? नील की खेती करनी है। तंबाकू की खेती करनी है, अफीम, चरस, गांजा की खेती करनी है। आपको धान, गेहूं ये सब बोने की आवश्यकता। कारण ये था कि लोग अगर अफीम, चरस बोएंगे तो वो तो खा के पेट भरेंगे नहीं, उसे अंग्रेज कम दामों पर उनसे खरीद लेंगे और उन्हें धान गेहूं देंगे महंगे दामों पर। अफीम से ही महंगा क्या देंगे? धान गेहूं देंगे। और इनका जो जमीन है किसानों का, उसकी उर्वरा शक्ति भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जिस खेत में नील की अगर खेती कर दी जाए बहुत ही जल्द वो बंजर हो जाती है। नील की खेती इसलिए हर जगह नहीं की जाती है। तो ये कारण था। ये चीज जब गांधी जी को जब देखे उन्होंने, तो भाई उनको बड़ा दुख लगा कि बड़ा खतरनाक काम है इन लोगों के साथ, जिसमें विशेषकर बिहार में नील है गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित था। कौन व्यवस्था प्रचलित था जी? जिसमें किसानों को अपनी भूमि के एक, क्या लिखा है जी यहाँ पे, 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। 3/20 का अर्थ हुआ कि मतलब कि 20 हिस्से में 3 भाग क्या करना है आपको? नील की खेती करनी है। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। अभी आपको बताए ना कि अक्सर जो नील की खेती होती है वो किसमें होती है? उपजाऊ भूमि में, लेकिन वो भूमि को धीरे धीरे क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। अभी बताए ना इसके बारे में। उर्वरता मतलब जो खेत की ताकत है, मिट्टी की ताकत है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती थी?
कम हो जाती थी। यद्यपि 1908 में तिनकठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत ही कम होती थी। अगर कोई मान लीजिए कि बगीचा है किसी का, तो अंग्रेज कहते थे कि तुमको फलाना आदमी से बेचना है, उसके अलावा किसी से भी नहीं बेचना है। अब वो जो दाम देगा उसी पर बेचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान है, हम बेचना है, तो हम ना अपना रेट तय करेंगे। मान लीजिए आप नहीं खरीदेंगे, कोई और खरीदेगा, लेकिन नहीं, तय कर दिया है कि फलाना आदमी ही खरीदेगा, तुमको उसी से बेचना है, और वो कम दाम देता था। तो इस तरह किसानों का शोषण हो रहा था। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नीति की मांग गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होता। इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए, उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। हुआ यूँ कि रूस में क्या हुआ कि एक कृत्रिम तरीके का नील बनने लगा। कृत्रिम तरीके का नील का अर्थ है कोई मतलब केमिकल से वे लोग नील बनाना शुरू कर दिया और कम दामों पर बेचने लगे, जिससे ये जो नील होता था खेती वो महंगा होता था, तो वो उनका मार्केट में जो मांग था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जो मालिक जो अंग्रेज थे वे कहने लगे कि काम कीजिए, आपको नील की खेती नहीं करना है, तो ये लोग कोई धन राशि मतलब कुछ फिक्स कर दिए थे कि इतना रुपया आप दे दीजिए, आपको हम फ्री कर देंगे, आपको जो भी खेती करना होगा आप कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा टैक्स भी लाद दिए। तो भाई जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, वो टैक्स और साथ ही साथ जो धन राशि रखे होंगे कहाँ से देते। नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान त्रस्त थे। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। याद रखिएगा, चंपारण आने का अनुरोध, विनती या जो भी कहिए, निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया था? तो याद रखिए, राजकुमार शुक्ल एक किसान थे। उन्होंने ही कहा था कि एक बार आप एक बार चंपारण चलिए, एक बार चलिए, आप वहाँ की दशा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज वहाँ की स्थिति कैसी है। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझा गया। जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, मोतिहारी, तो अंग्रेजों की ये बात खटक गई कि ये जहाँ भी बुढ़ा जाता है कुछ खतरा करेगा ही, ठीक है ना। पहले ही से अंग्रेज खटक गए थे, जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तुरंत अंग्रेजों ने जारी किया कि आपको चंपारण में नहीं रहना है, तुरंत निकलिए आप अपने गुजरात में। परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी वही ढीठ आदमी बोले, ना ना हम ना जानी, अब डरो नहीं कि हम जेल जानी, कोनो नया बात नहीं है, हमारा खातिर जेल कोनो बड़का चीज नहीं के रह गए। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। लेकिन अब रही बात, मान लीजिए अब कोई आदमी कहीं जाएगा तो उस पर केस अब थोड़े ना कर दीजिएगा, और वो भी एक वकील थे, और भी लंदन से पढ़े हुए थे, खतरनाक वकील थे वो, तो उनको अंत में छोड़ना पड़ा कि नहीं, इनमें कोई गलती नहीं है। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, लेकिन कहा गया कि देखिए ठीक है आप यहाँ पे रहिए, लेकिन आप किसी भी प्रकार का क्या करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बारे में हम पता लगाए हैं, आप साउथ अफ्रीका में जा करके वहाँ पे दूसरे देश के लिए आंदोलन करते हैं, आप वहाँ का आज़ाद करा के आए हैं, तो यहाँ पे कुछ कीजिएगा मत, पहले ही कह देते हैं। परंतु उन किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी गई। तो बोले कि ठीक है कि हम आंदोलन तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको रोकने न दिया जाए, थोड़ा हम किसानों को जानेंगे क्या समस्या है, जमीनी स्तर से जुड़ेंगे,
और समझने का प्रयास करेंगे कि किसानों की क्या समस्या है। इसी क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एवरीवन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। यह कमेटी यह सिफारिश दी कि तिनकठिया व्यवस्था समापन कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाए जो कि किसानों को देने पहले थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को वापस लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एम्पिरियान एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी का अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया। चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था, इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। यानी गांधी जी बार बार अंग्रेजों पर ये प्रेशर डालने लगे कि आप अगर किसानों को उनका अधिकार नहीं देंगे तो मजबूरन मुझे आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अगर ये आंदोलन पे उतर जाएगा तो दिक्कत केवल किसान का नहीं, पूरा बिहार का ले लेगा। बिहार के बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया पकड़ लेगा ये। तो एक काम करो, मान लिया, अंग्रेजों ने मान लिया, ठीक है हम लोग आज़ादी देते हैं, जिसको जो खेती करना है करें, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हर तरीके से अंग्रेजों ने किसानों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो गांधी जी शांत रह गए। नहीं तो वहीं अगर नहीं करते तो फिर वो उतर जाते अपने वाले पे, शुरू कर देते, अपना माइक लेके बैठ जाते। तो इससे वो डरते थे और गांधी जी का प्रभाव पूरे भारत पर था। हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। अब आता है खेड़ा आंदोलन। कौन आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए, मतलब केवल चंपारण में ही नहीं हुआ था, और जगह भी किसान आंदोलन हुए थे। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों से वहां भी जब चले गए, चंपारण से गुजरात अपने राज्य चले गए, तो वहां भी देखे कि भाई किसानों की स्थिति यहाँ भी क्या है, दयनीय है। तो वे अंग्रेजों से बोले कि देखिए जो भी आप टैक्स लेते हैं किसानों से वो टैक्स ना ले। देखिए यही तो प्रयास था गांधी जी का, किसानों से टैक्स नहीं लेना चाहिए, जिसका परिणाम यह है कि जब संविधान लिखा गया तो उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि कभी भी कोई भी सरकार हो किसानों से कभी भी टैक्स नहीं लेगी। अगर कमी हुई तो उन्हें देना पड़ेगा, लेकिन कुछ लेना नहीं है। तो आप देखिए किसी भी किसान पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती। आप चाहे लाखों करोड़ों कमा ले फिर भी आप पे टैक्स नहीं लगेगा। घटेगा तो दे देगा लेकिन आपसे टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि वो पीड़ा इतना ना सहा है किसान अंग्रेजों के टाइम में। तो गांधी जी इस पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल जो व्यापक क्षति पहुंची थी, लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति लगान माफी का प्रावधान नहीं था। मतलब कि इतना अधिक बारिश हो गया, जैसे कि अभी देख रहे हैं अभी के टाइम में कितना बारिश हो रहा है, तो इसमें भी फसल क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह उस टाइम में 1917 में फसल सभी बर्बाद हो गए, लेकिन अंग्रेज कहते थे कि तुम्हारा फसल भी बर्बाद हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे टैक्स तो चाहिए। अभी क्या है कि फसल बर्बाद हो गया तो इसका पैसा मिलेगा, अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और उस समय क्या था कि फसल भी गया उसके बाद तुमको टैक्स भी देना है, तो सोचिए आदमी क्या करेगा, ऐसे ही पागल हो जाएगा। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी। किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। सरकार का यह आरोप निराधार था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। और जब अंग्रेजों ने बात नहीं माना तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह आंदोलन। कौन आंदोलन? और 1 महीने तक ये आंदोलन चला था। 22 जून 1918 को शुरू किए थे। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा विदमनकारी उपाय समाप्त करने की स्थिति काफी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। जब 1 महीना बीत गया तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये फिर काम गड़बड़ा रहा है,
तो उन लोगों अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली कि ठीक है, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस किया। मतलब इतना समझ जाइए कि अब पूरा जो देश था ना, हर जगह लोग अब अंग्रेजों से क्या हो गए थे, उब चुके थे। हर कोई चाहता था कि ये लोग यहाँ से चले जाए। अब आता है मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह। ये कब हुआ था? 1917 में। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ। केरल का नाम सुने हैं ना, सबसे शिक्षित राज्य है वो। तो वहां पर एक मालाबार तट है, समुद्र का किनारा है, जहां पर किसानों ने विद्रोह किया था, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मोपला स्थानीय पुष्टेवार, पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जातीय हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों को क्या लिखा गया है जी यहाँ पे? को तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करते थे। 19वीं शताब्दी में भोपाल किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित हो गई। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति में उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक थॉमिक नेता अली मुसालियर को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। मतलब हुआ यूँ ना कि जैसे देखिए क्या है कि केरल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं और वहाँ हिंदू भी थे, लेकिन जितने भी हिंदू थे कम ही थे, लेकिन धनी मनी थे। वे लोग अंग्रेजों का मुस्लिमों का क्या करने लगे? शोषण करने लगे। मतलब वो उनके यहाँ काम करते थे और जितना उनका वेतन हुआ वे लोग उचित वेतन नहीं देते थे, जिसके चलते किसान और ये मालिक दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। धीरे धीरे वो जाति पर चला गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया। सांप्रदायिक दंगा मतलब हिंदू मुसलमान को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन जो ये हिंदू थे ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो ये लोग अंग्रेजों से बोल करके उनका दमन करवा दिया, जिसमें करीब करीब 10,000 से अधिक लोग क्या हो गए? मारे गए और 50,000 लोग क्या बना लिए गए? बंदी बना लिए गए। लेकिन गांधी जी का ध्यान इसमें भी गया कि इस तरह देश टूट जाएगा, अगर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे तो फिर हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता है। यही कारण था कि ज़्यादातर वे खिलाफत आंदोलन में आए, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मतभेद है, जो लड़ाइयाँ हैं, वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर हम धर्म को बांट कर देश की आज़ादी के बारे में सोचे तो ये कभी भी संभव नहीं है, सबको साथ रहना पड़ेगा। अब आता है बारदोली सत्याग्रह। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। इसमें वल्लभ भाई पटेल समझते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देख लीजिए इधर उनका फोटो लगा हुआ है, किताब में आप देख सकते हैं। निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर वे सरदार भी कहलाए। यानी बारदोली सत्याग्रह में भी इनका कौन सा उपाधि मिला था? सरदार। सरदार किसको कहा जाता है? जो सबसे बड़ा होता है अपने ग्रुप में, उसको क्या कहा जाता है?
सरदार कहा जाता है। वैसे तो इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन उस समय से उनका नाम क्या पड़ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ गया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई और के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्य से भी त्याग पत्र दे दिया। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। मतलब कि सब जगह जगह क्या होने लगी, जगह जगह किसान आंदोलन होता था, अंत में अंग्रेजों को क्या करना पड़ता था, बात माननी पड़ती थी। प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपने शक्ति का भी आभास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 में प्राप्त हुआ। मतलब शुरुआत तो 5 साल पहले ही गया था, लेकिन लोग इसके बारे में कब जाने, 1928 तक, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वीटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। कितना अप्रैल है जी, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में कौन सा आंदोलन है जी, बकासत आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसानों की समस्या राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गया। बगल में देख रहे हैं फोटो दिया हुआ है, कौन है वो, स्वामी सहजानंद है, सरस्वती है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, मजदूर आंदोलन। कौन सा आंदोलन है जी, मजदूर आंदोलन। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्य अभ्र ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में क्या लिखा है जी यहाँ पे, प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को यह शहर छोड़कर जाने रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उनसे महंगाई उत्पन्न के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। मतलब हुआ यूं कि एक बार भारत में प्लेग नामक बीमारी आई, जैसे आज कोरोना है ना, उसी टाइप से प्लेग एक वायरस होता है और वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में होता है, जिसके चलते कई मजदूर मर गए थे। तो कंपनी मालिकों ने क्या किया, कहा कि आप लोगों का वेतन हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, आप लोग घर मत जाइए, क्योंकि कंपनी में अगर मजदूर ही नहीं रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा। मजदूर रुक गए, लेकिन जब वो बीमारी समाप्त हो गई तो फिर से उनका जो अधिक वेतन दिया जाता था वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। इससे मजदूरों को अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, आप लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के किसानों ने आंदोलन करके कैसे अपने आप को स्वतंत्र किया और अपने आप को डेवलप किया, कैसे मजदूरों का संगठन बना, उसका क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। इस बात की जानकारी भारत के भी मजदूरों को होने लगी। वे लोग भी सोचने लगे हम लोगों को भी क्या बनाना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए, एक दल बनाना चाहिए, और जिसके तहत सारे लोग काम करेंगे। अगर कंपनी हमें फ़ायदा नहीं देगी तो हम कोई काम नहीं करेंगे। नहीं तो कंपनी करती क्या है कि विरोध कोई एक आदमी करता है, उसको हटा देती है, बाकी लोग को रख लेती है, लोग काम करते हैं। नहीं, हटेंगे तो सब कोई हटेंगे, रहेंगे तो सब कोई रहेंगे।
अगर एकता हमारे अंदर रहेगी तो ये लोग हमसे झुककर रहेंगे और हमारा कहा जरूर मानेंगे। उसके बाद गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया। इस बात को जब गांधी जी को पता लगा तो बोले सही बात है, अब किसी का वेतन बढ़ाकर आप वेतन कम नहीं कर सकते हैं। जैसे नियम है कि मान लीजिए कोई आदमी काम कहीं कर रहा है तो जितना उसका वेतन है तो भले ही आप न बढ़ाएं लेकिन उसमें कम नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं भी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। सी आर दास ने क्या है जी यहाँ पे सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। कालांतर में वामपंथी विचारों को लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। मतलब अंग्रेजों ने ऐसा ही कि डायरेक्ट उनका बात मान लिया था। कई मजदूरों को इन्होंने जेल में डाल दिया, कई मजदूरों को मार भी दिया। लेकिन जब इन्हें लगने लगा कि भाई अब कितना भी कर ले, कितना मजदूर को मारेंगे, कितने मजदूर को जेल में डालेंगे, काम कौन करेगा, तो अंततः इनको बात मानना ही पड़ा। उसके बाद है इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिससे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांगे हिंदू मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों ने यह विभाजित हुआ। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधान मजदूरों का समर्थन जारी रहा। तो ये मजदूरों का आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों को कुछ हद तक उनकी बात माननी पड़ी। अब आता है हमारा जनजातीय आंदोलन और उतने देर का उतने टाइम का अंतिम आंदोलन। भारत के तो आज के लिए अंतिम टॉपिक है जनजातीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बन रहे थे। आप लोग 9th क्लास का इतिहास पढ़े होंगे, उसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था और सारे आदिवासी की जाति का एक चैप्टर बना हुआ है कि संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, चुमार विद्रोह, आप लोग जरूर पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत की गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में भी क्या लिखा है यहाँ पे, अशांति श्री, जहां 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1922 से 24 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले कई विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकारों द्वारा शोषण, साहूकार समझते हैं, जो बनिया होते हैं उनको साहूकार कहते हैं, जो ब्याज पर पैसा नहीं देते हैं उनको साहूकार कहा जाता है। झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चारा संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राम के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ रखा था। मतलब छापामार युद्ध के बारे में तो आप लोग जरूर जानते हैं, पहले बताए। और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे झूम की खेती क्या होती है, जो अक्सर आदिवासी करते थे कि कहीं भी बिना जोते बोए सीधे बीज डाल दो, फसल हुआ 1-2 बार जमा, बढ़िया से खाए, तो उसके बाद वो नहीं जमा तो उसको छोड़कर कहीं और चले जाते थे। उसको झूम की खेती कहा जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफी धन एवं सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अंततः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिए गए, जो नेता था मेन इसका, वो क्या हो गया, और उन्हें गोली मार दी गई। सितंबर 1924 का दमन कर दिया गया। मतलब कि ये जो विद्रोह था 1924 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जो उसका मेन नेता कौन था, राजू, उसको गोली मार दी गई। कब गोली मारी गई,
6 मई 1924 को। आगे है, उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ जी? खोंड विद्रोह। यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहाड़ी और बस्तर तक फैल जाएगा, अतएव अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया। परंतु यह आंदोलन अहिंसक था, जो 1914 से 1920 ईस्वी तक चला। इसका नेता जतरा भगत था। यानी कि छोटा नागपुर में जो उरांव जाति में विद्रोह हुआ था, उसका नेता कौन था? तो उसका नाम था जतरा भगत। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल, एकेश्वरवाद समझते हैं, मतलब एक ईश्वर, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर, तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। इसमें समझाया गया कि आज से कोई भी आदिवासी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, डांस नहीं करेगा, मतलब इन सारी चीजों से क्या रहेगा? दूर रहेगा, गलत गलत कामों से। 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया। मतलब 1920 में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था, उसमें ये लोग भी गांधी जी का क्या किए थे? समर्थन किए थे। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एक मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह कर दिया। 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें पुथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था। मतलब इसमें एक नियम बना कि बिना मजदूरी के जो आदिवासी हैं वो जीवन भर अंग्रेजों का सामान ढोएंगे, काम करेंगे। तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायतें भी प्रमुख कारक सिद्ध हुए। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गई। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगला टॉपिक कल हम पढ़ेंगे और चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।